हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है शहजाद अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इनहैंस एजुकेशन। हमारी यूनिट्स एंड मेजरमेंट की सेकंड वीडियो है प्लेलिस्ट की, ठीक। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेंथ, मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, यानी लेंथ से रिलेटेड सारी मेज़रमेंट किस तरह से की जाएंगी। तो किस तरह से हम चीज़ों को मेज़र करते हैं। लेंथ तो बहुत इजी है मेज़र करनी। कुछ डायरेक्ट मेथड हम यूज़ करते हैं अभी तक, है ना। हम स्केल का इस्तेमाल करते हैं और किसी दो चीज़ों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये हम जानते भी हैं। तो उसमें मीटर स्केल का एक यूज़ होता है और कुछ और इंस्ट्रूमेंट भी हैं जो आप 11th में पढ़ने वाले हैं, जिसमें बहुत छोटी चीज़ों की जो अब तक आपने नहीं की, यानी बारीक चीज़, जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास क्या है, ये मार्कर है और इस मार्कर, ये सिलेंड्रिकल मार्कर है। तो इसकी अगर मैं डायमीटर इसका कैलकुलेट करना चाहूँ तो मीटर स्केल पॉसिबल नहीं होगा। मैं कुछ ना कुछ मुझे रफ़ आइडिया लगाना पड़ेगा इसके अंदर। तो आपको रफ़ आइडिया लगाने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपको पास यहाँ मैंने दिए हुए हैं, जिसको हम डायरेक्ट मेथड में यूज़ करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड अल्टीमेटली है क्या, किसको हम डायरेक्ट मेथड बोलेंगे? जब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी एक्सेस में हो चीज़, यानी मैं अपने स्केल को यहाँ से लेके यहाँ तक यूज़ कर पाऊँगा, तो मैं इसको डायरेक्ट मेथड कहूँगा, ठीक है। तो ये है आपके पास दो तरीके हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्ट में तो बात है व्हेन वी कैन रीच बोथ एंड्स ऑफ लेंथ, है ना। जो भी आप लेंथ मेज़र कर रहे हैं उसके दोनों सिरों पर अगर आप पहुँच जाएँ तो अपना इंस्ट्रूमेंट लगा कर उसको आप मेज़र कर सकते हैं। तो वी यूज़ द मेथड इज़ कॉल्ड डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो इज कॉल्ड मेथड, विच मेथड, विच इज़ कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड उसको हम बोलेंगे। तो सिंपल है। अब मैंने कुछ आपको दो नए इंस्ट्रूमेंट के नाम बताए। इसमें एक आप जानते हो मीटर स्केल, ये वाला आप जानते हो। इसमें छोटी से छोटी जो वैल्यू कैलकुलेट की जाती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट यानी आप देखें ये स्केल, मीटर स्केल का एक पार्ट है और इसके अंदर ऊपर की तरफ दिए हुए हैं 0 से लेकर 6 सेंटीमीटर तक, सॉरी 15 सेंटीमीटर है। ओके, ये 15 सेंटीमीटर तक दिया हुआ है। तो इसकी एक बड़ी यूनिट जो होती है 1 सेंटीमीटर के, उसके अंदर 10 डिवीज़न है। तो 1 डिवाइड बाई 10 तो आ जाएगी मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर तक हम मीटर स्केल से छोटी कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी तो आप मीटर, किलोमीटर, 1000 मीटर तक भी कर सकते हैं। तो है ना। तो इसकी एक लिमिट है कि इससे छोटी नहीं की जा सकती। तो हमें डायरेक्टली तो थोड़ा ये पता होना चाहिए कि डायरेक्टली चलो हम कर रहे हैं, तो अगर छोटी सी चीज़ है या एक राउंड शेप वाली चीज़ है तो मीटर स्केल में फेल होगा। तो इस जगह यूज़ आता है वर्नियर कैलिपर, जो आप लैब में देखेंगे। अगर आपने नहीं देखा, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें दो तरह के स्केल जुड़े होते हैं, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल बोला जाता है। उसकी हेल्प से इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको रिजल्ट देता है और आप कम से कम इतनी 0.1 mm यानी 10⁻⁴ तक कैलकुलेट कर सकते हो। इसकी एक्यूरेसी और ज़्यादा होती है। लेकिन जब ये भी फेल हो जाए और ये सिलेंड्रिकल तो है लेकिन ये इतना बारीक हो जाए बाल के बराबर, अगर उसकी आपको थिकनेस निकालनी है तो आप इससे नहीं निकाल सकते। उसके लिए बहुत बारीक चीज़ों के लिए और उसकी लिमिट, यानी उसकी पावर ज़्यादा हो, ज़्यादा कैपेसिटी वाला होता है स्क्रू गेज, ये भी आप सीखेंगे। और इसकी जो लीस्ट काउंट होती है 0.01 यानी 10⁻⁵ मीटर। तो ये तो आपकी रही डायरेक्ट मेथड की बात। हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड, यानी जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते, है ना। तो व्हेन वी कैन नॉट रीच बोथ एंड्स ऑफ लेंथ, जैसे कि आपको समुद्र की गहराई नापनी है तो आप कहाँ तक जाओगे, नीचे तक जाना मुश्किल है, ठीक है। तो इस तरह के मेथड को हम इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। डिस्टेंस ऑफ सन, स्टार और मून, हमें यहाँ से मून की डिस्टेंस भी पता है, हमें सन की डिस्टेंस भी पता है। तो कोई साइंटिस्ट ऐसा थोड़ी कि वहाँ जाने के बाद वो कोई साथ में इंची टेप ले गया या कोई मीटर स्केल ले गया यहाँ से और वहाँ तक, ऐसा नहीं है। इनडायरेक्टली उन्होंने इस बात को निकाला। तो हम यही कुछ और चीज़ें निकालेंगे इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में एक और इम्पॉर्टेंट मेथड, तो अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की। और इनडायरेक्ट मेथड में भी हम लॉन्ग डिस्टेंसेस और छोटे डिस्टेंस, यानी जो एक्सेसिबल नहीं है उसके बोथ हैंड, जैसे मैंने बताया सन है, स्टार है। और एक दूसरा इनडायरेक्ट मेथड में आता है जैसे साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल। साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का साइज़ बहुत छोटा होता है, हम इसको देख ही नहीं सकते, यानी है भी हमारी पहुंच के बाहर, हम दोनों एंड दिखाई नहीं दे रहे तो पहुंचेंगे कैसे। तो छोटी डिस्टेंस हो, बहुत छोटी या बहुत बड़ी, इन दोनों के लिए इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस की, ठीक है। तो डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। तो इसको हम अगली स्लाइड पर कर लेते हैं, इसको आप नोट कर लें, ठीक है। तो इसको हम आगे लिखते हैं। ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड की बात हो गई और अब हम लार्ज डिस्टेंस मेज़र करेंगे और उसके लिए एक मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो वो आप समझ लें वो मेथड क्या है। तो पहले हम लिखेंगे मेजरमेंट
मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। तो पहली बात ये मान लीजिए हमारा है फर्स्ट पार्ट, ठीक, ये ए पार्ट इसको बोलते हैं, ए पार्ट बोलेंगे, बी पार्ट में हम स्मॉल डिस्टेंस कर लेंगे, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस जैसे मून, सन या प्लैनेट की डिस्टेंस, तो वो मैं समझाना चाहता हूँ आपको, लेकिन उसको समझाने के लिए मुझे आपको एक चीज़ और समझानी पड़ेगी, और वो कौन सी चीज़ है, वो एक मेथड होता है, इसको हम बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड ये आप समझ लो, इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर ज़रूर क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, कुछ एनसीईआरटी में दिए भी हुए हैं, कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, और आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी कुछ एग्जाम्पल। तो सारी चीज़ समझना चाहते हो तो इसके बगैर समझ में नहीं आने वाली। ये होता क्या, आप मेरे साथ इसको एक्सपेरिमेंट को कर भी सकते हो। उसको समझने के लिए आप कोई पेन या पेंसिल लें और अपने सामने उसकी आंखों के बिल्कुल बीच में रखें, और इतनी दूरी पर रखें कि वो आपको एक ही दिखाई दे, ऐसा ना हो कि दो दिखाई दें, पास में करोगे तो दो दिखाई देंगे, तो आप थोड़ी दूर लें ताकि वो आपको सिंगल दिखाई दे। उसके बाद अपनी आंखों को एक एक करके बंद करें, यानी पहले इसको बंद करें, और इसके बैकग्राउंड में पीछे आपके वॉल है या कोई कुछ और भी बैकग्राउंड है, तो वहाँ पर देखें कि कहाँ वो पॉइंट कर रही है, ठीक है। और आप थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करें कि जब आप आँख चेंज करें, साइडवेज आप इसको चेंज करें, तो वो उसकी पोजीशन बैकग्राउंड की चेंज हो गई, यानी कुछ शिफ्ट हो गया। इस एपरेंट शिफ्ट जो हुआ, इसी को हम बोलते हैं पैरेलैक्स। दिस एपरेंट शिफ्ट इन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, व्हेन वी चेंज आवर आइज साइडवाइज, तो वो जो चेंज होता है उसी को हम पैरेलैक्स बोलते हैं। तो यहाँ इसको अगर मैं मान लीजिए का ऑब्जेक्ट मैं यहाँ ले लेता हूँ ओ, ठीक है, और मैं यहाँ से लेफ्ट आई से देखता हूँ और राइट आई से देखता हूँ, तो ये जो है लाइन, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और ऐसा करने से ये इसके बीच में कुछ डिस्टेंस है, जो इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं बेसिस। याद रखेंगे वर्ड बेसिस, इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपकी डिस्टेंस हो गई। ये जो एंगल बना थीटा, इसको हम बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल या पैरालैक्टिक एंगल। तो ये होता है, इसको लिख लेते हैं अब हम, आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि एपरेंट शिफ्ट in the position of object with respect to another when we change our eyes sidewise, यानी आंखों को चेंज करें। तो जो एपरेंट शिफ्ट है, ये यानी शिफ्टिंग जो हुई डिस्टेंस की, ये एक्चुअली द डिस्टेंस है आपके आंखों के बीच की डिस्टेंस को बताता है। तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो मुश्किल नहीं है, इसको हम यूज़ करेंगे आगे, ठीक है। तो इसका यूज़ करते हुए सबसे पहले हम निकालेंगे किसकी डिस्टेंस, सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट। थोड़ा नज़दीक में ही रहते हैं, पहले डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट, ठीक। या इसमें आप मून भी ले सकते हैं, मून की भी निकाली जा सकती है इसकी, मून, ठीक है। तो इसको देखिए अब तरीका, पैरेलैक्स मेथड आपको आ गया। ऐसा करने के लिए हम थोड़ा पैरेलैक्स मेथड को अगर समझें, मान लीजिए हमारा यहाँ पर मून है, ठीक है, ये आपका हो गया मून, या ये आपका, मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ, प्लैनेट है पी, ठीक। अब अर्थ के ऊपर आप हैं, तो अर्थ के ऊपर आप ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी आँखों को चेंज करके देखेंगे, वो तो बहुत छोटी डिस्टेंस हो जाएगी। आप अर्थ की दो डिफरेंट पोजीशन से इसको देखते हैं, एक इस पोजीशन से आपने देखा और एक इस पोजीशन से आपने देखा, ठीक है। अब बैकग्राउंड पीछे क्या होगी, हमारे केस में तो वॉल है या कोई और पीछे आपके दरवाज़ा है, कुछ बैकग्राउंड हो गई, उसमें आप शिफ्ट देख सकते हो, एपरेंट शिफ्ट। यहाँ पर एपरेंट शिफ्ट देखने के लिए हमें एक और स्टार की ज़रूरत होगी, यानी इससे दूर कोई चीज़ होनी चाहिए ना, वॉल तो पीछे होनी चाहिए, उससे ज़्यादा दूरी पर होनी चाहिए। तो ये अगर प्लैनेट है तो हम एक स्टार ले सकते हैं जो बहुत दूर एक स्टार है, डिस्टेंट स्टार। तो वो डिस्टेंट स्टार क्या होगा, जब यहाँ से देखूंगा, क्योंकि वो बहुत दूर होगा, तो वो हमें यहाँ से देखूँ मैं या कुछ मीटर के बाद भी देखता हूँ, तो क्योंकि बहुत दूर होने से वो लाइन ऑफ साइट जो है वो चेंज नहीं होती, यानी वो हमें ऐसा लगता है कि इससे परपेंडिकुलर ही वो दिखाई देगा, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिखाई देंगे। ऐसा आप समझें कि जब कोई चीज़ बहुत दूर होती है, तो मान लीजिए मैं यहाँ से चांद को देखता हूँ और मैं कुछ दूरी पर जाकर चांद को देखता हूँ, तो मेरी स्ट्रेट लाइन आएगी, वो भी एक स्ट्रेट, यानी वो दोनों लाइन पैरेलल ही तो होंगी।
क्योंकि इतनी दूर है वो कि वो इस मूवमेंट के साथ जो है दोनों परपेंडिकुलर ही बना रहे होंगे। तो मैं इसको चाहे यहाँ से देखता हूँ, ये मान लीजिए पोजीशन हो गई ए, चाहे यहाँ बी से देखता हूँ, ठीक है। तो वो क्या होगी, डिस्टेंस स्टार, यानी यहाँ पर है अभी वो स्टार एस, और ये अभी यहाँ पर हो चाहे तो ये एस हो, इस तरह से देखता हूँ। तो जब मैं यहाँ देखूंगा तो किसी इंस्ट्रूमेंट से देखूंगा, मेरे अपने नेकेड आई से दिखाई नहीं देगा ना कोई प्लैनेट, और ना ये दिखाई देगा, इंस्ट्रूमेंट होगा टेलीस्कोप वगैरह। तो टेलीस्कोप हमें ये बताएगा व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स। मान लीजिए फ़ाई 1 है और यहाँ से देखता हूँ तो ये एंगल फ़ाई 2 है। तो यहाँ अगर मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ तो मेरे पास ये एंगल भी क्या आ गया, फ़ाई 1 है ना, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, और ये क्या आ गया, फ़ाई 2। तो टोटल मुझे एंगल, मैं इसको बोलता हूँ थीटा। और दो जो पोजीशन है अर्थ के ऊपर, दो डिस्टेंस यानी ए और बी के बीच में, ये मेरी क्या है, बेसिस है, बेसिस। बस यहाँ देखिए पैरेलक्स एंगल, बिल्कुल मैंने पैरेलक्स एंगल के लिए यहाँ एक डिस्टेंस स्टार को लिया है ना, प्लैनेट एक लिया और इसको देखा तो ये मेरा पूरी पोजीशन वैसे ही आ गई। अब मेरी एक नॉलेज क्या है, मेरी एक नॉलेज है कि किसी आर्क से उसके सेंटर पर जो एंगल बनता है, यानी ये मेरी आर्क है, मान लीजिए इसको मैं लेता हूँ L, ये मेरी रेडियस है R और ये मेरा एंगल। तो फार्मूला क्या होता है इसका, इसका फार्मूला होता है एंगल जो होता है उसको हम लिखते हैं आर्क लेंथ है ना, आर्क लेंथ पूरा लिख देता हूँ, और डिवाइड बाय रेडियस, यही होता है। यानी ये आर्क होनी चाहिए। अगर मैं ये वाली चीज़ में लगाने की कोशिश करूँ तो ये आर्क तो नहीं है, लेकिन अगर ये एंगल यानी ये बेसिस है मान लीजिए, और ये मैं डिस्टेंस कहता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लैनेट जो मुझे निकालनी है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे डी निकालना है यहाँ पर, ठीक है। ये मेरा बेसिस है, मुझे पता है, मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये मेरा एंगल है थीटा, जिसको मैं पैरालैक्टिक एंगल बोलूँगा, ठीक है। तो मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करना चाहता हूँ, लेकिन ये वाला फार्मूला तो आर्क के लिए है। तो क्या ये ए बी आर्क है, तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन क्योंकि ये जो डिस्टेंस है डी ये बहुत ज़्यादा है, ये डिस्टेंस डी बहुत ज़्यादा है, यानी जो बेसिस है जिसको मैं बी से रिप्रेजेंट करूँ सिर्फ, ठीक है, थीटा फॉर दिस केस वो क्या आएगा आपका B/D, है ना। आर्क लेंथ क्या है B। अच्छा मैंने क्यों लिया आर्क लेंथ, अभी मैं इसको समझाता हूँ कि ये B/D यानी ये हम अर्थ के ऊपर दो पोजीशन लें और प्लैनेट की जो डिस्टेंस हो वो उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ी होगी, यानी ये बहुत छोटा ये बहुत बड़ा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, थीटा इज़ वेरी स्मॉल होना चाहिए, बहुत छोटा होगा। अच्छा ऐसा होने से क्या होगा, थीटा बहुत स्मॉल हो, थीटा बहुत स्मॉल हो तो क्या होगा, तो आर्क क्या होगी, स्मॉल थीटा के लिए आर्क क्या होगी। अब आप समझें यहाँ पर अर्थ के ऊपर जब हम बाहर घूमने जाते हैं, किसी यहाँ से हम कहीं घूमने जाते हैं मनाली है ना, या दिल्ली के अंदर ही कहीं घूमते हैं, तो कभी आपने ऐसा महसूस किया कि हमारी जो सरफेस है जो अर्थ है वो गोल है, तो क्या हम गोलाई में घूमते हैं, नहीं, बिल्कुल भी हमें ऐसा नहीं लगता, हमें लगता है हम बिल्कुल सीधी सपाट प्लेन में जा रहे हैं। लेकिन है तो ये सरफेस ऑफ अर्थ, यानी ये गोल है, लेकिन हमें ऐसा क्यों नहीं लगता, क्योंकि इसका जो रेडियस है बहुत ज़्यादा है, रेडियस इसका बहुत जो कर्वेचर है, आर्क जो है वो बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से एक छोटा एंगल बनाने वाली जो आर्क होगी वो हमें प्लेन नज़र आएगी। तो थीटा अगर छोटा होगा तो आर्क इज़ ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू अ स्ट्रेट, अ प्लेन होगी। तो इसलिए हम इस ए बी को आर्क मान सकते हैं। तो जब ए बी को आर्क मान सकते हैं तो इसलिए हम इस फॉर्मूले का अप्लाई कर सकते हैं B/D, ठीक। तो थीटा ये क्या होना चाहिए, ये रेडियन में होना चाहिए, बी हमें मालूम है, थीटा हमें पता चल जाएगा, बी हमें पता चल जाएगा, डी हमें निकालना है, तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी B/θ। बस ये छोटा सा एक फॉर्मूला है जिससे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी प्लैनेट और अर्थ के बीच में। बात समझ में आ रही होगी। यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि थीटा जो है जो वैल्यू रखी जाती है, क्योंकि ये जो मेथड है सर्कुलर सिस्टम वाला मेथड है, इसके अंदर जो थीटा होता है वो किस में होता है, रेडियन में होता है। अगर आपने डिग्री में रख दिया तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। शुड बी इन रेडियन, ये रेडियन में होना चाहिए, अगर डिग्री में हो अगर क्वेश्चन में तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ये हमने पैरेलैक्स मेथड लगाया और ये निकाला। अब इसके साथ हम एक चीज़ और अभी जोड़ सकते हैं, मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ देता हूँ, और मैं क्या एक नई चीज़ निकालता हूँ। लेकिन नई चीज़ क्या है, वो है आपका एंगुलर डायामीटर। अगर मैं प्लैनेट का डायामीटर निकालना चाहता हूँ, एंगुलर डायामीटर ऑफ प्लैनेट, तो इसका कुछ लेना देना नहीं है पैरेलैक्स मेथड से, ठीक है, पैरेलैक्स मेथड से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम एक
प्लैनेट जो छोटा सा मैंने बनाया उसका मैं डायमीटर निकालूंगा तो क्या होगा, मैं इस वाले कंसेप्ट का यूज़ करूँगा और इसकी हेल्प से उसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। अभी मैंने डायमीटर नहीं निकाला, तो अगर मैं यहाँ प्लैनेट का डायमीटर का थोड़ा बड़ा बनाता हूँ सपोज, ठीक है, तो ये मेरा प्लैनेट है P, ये इसका डायमीटर, इस डायमीटर को मैं लिखता हूँ D से डिनोट करता हूँ, डायमीटर D, और ये मेरा प्लैनेट है, ठीक है, बड़ा कर दिया मैंने। अब मैं अर्थ की किसी एक ही पोजीशन से इसको दोनों एंड को देखता हूँ, ये देखा मैंने, तो अभी मेरा क्या होगा, आर्क वाली कंडीशन आएगी, यहाँ पर क्या बनेगा, मेरा एक एंगल बनेगा अल्फ़ा, पैरेलैक्स एंगल, ये मेरा हो गया D, और ये मेरी अर्थ के ऊपर पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट मैं A से देख रहा हूँ और ये कहाँ पर है, ये अर्थ के ऊपर है, ठीक। तो ये जो डिस्टेंस है ये तो मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ ना D, तो ये मेरी D मेरे पास है। अल्फ़ा मैं यहाँ भी कैलकुलेट कर लूँगा क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करूँगा वो मुझे बता देगा व्हाट इज़ माई अल्फ़ा। तो आई हैव D, आई हैव अल्फ़ा। मैं कंसेप्ट ये वाला सर्कुलर सिस्टम का यूज़ करता हूँ, यानी अल्फ़ा मैं लिख सकता हूँ, अल्फ़ा इज इक्वल टू D यानी डायमीटर डिवाइडेड बाई कैपिटल D जो मुझे मालूम है। तो D क्या हो जाएगा, D जो है वो आ जाएगा D इंटू अल्फ़ा। अब D क्या कहते हैं, देखिए एंगुलर डायमीटर का मतलब क्या होगा, ये डायमीटर मेरी आंख पर जो एंगल बनाएगा उसको हम बोलते हैं एंगुलर साइज या एंगुलर डायमीटर, कितना एंगल बना रहा है इसका डायमीटर, ठीक है। और D जो है वो है इसका लीनियर डायमीटर। इसको समझें, एंगल कोई भी चीज़ हमें छोटी बड़ी दिखाई देती है, इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारी आंख के ऊपर वो कितना एंगल बना रही है। अगर हम किसी चीज़ को पास से खड़े होकर देखते हैं, अगर हम कुतुब मीनार को पास से खड़े होकर देखते हैं तो हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है क्योंकि उसका जो एंगल होता है हमारी आंख पे बहुत बड़ा बनता है। लेकिन अगर हम दूर चले जाएं तो हमें छोटा दिखाई देता है क्योंकि उसकी जो एंगुलर साइज़ जो होता है उसका, है ना, वो छोटा हो जाता है, उसका एंगुलर जो डायमीटर कह लीजिए या उसकी एंगुलर लेंथ कह लीजिए वो कम होगी तो कम दिखाई देगा। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज़ लीनियर डायामीटर, ठीक है, इज इक्वल टू डिस्टेंस, D जो है हमारी कैपिटल D डिस्टेंस है, इनटू एंगुलर डायमीटर, इनटू एंगुलर डायामीटर। तो दोनों चीज़ें, यानी किसी का भी डायमीटर निकालना भी, एंगुलर दिया है तो आप लीनियर और लीनियर दिया है तो एंगुलर निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये जो था हमारा लार्ज डिस्टेंस के अंदर प्लैनेट और मून, इसमें मून भी हो सकता है, वो हमने डिस्टेंस निकाली। अब हम और थोड़ा आगे जाएंगे, अब हम डिस्टेंस की हम नियर बाई स्टार्स की डिस्टेंस निकालेंगे, देखते हैं वो कैसे होगा। तो इसको आप नोट कर लें तब तक। तो स्टूडेंट हमने ये जान लिया कि हम प्लैनेट्स की, मून की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पैरेलैक्स मेथड का यूज़ आपने समझ लिया होगा। तो आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा और आगे जाएंगे और उससे आगे हमें स्टार मिलेंगे। स्टार दो तरह के होते हैं, एक नियर बाई स्टार होता है और एक होता है फार स्टार, नियर स्टार। किसको नियर स्टार, किसको 5 स्टार कहते हैं। अगर डिस्टेंस किसी की 100 लाइट ईयर से कम होती है, लाइट ईयर क्या होगा मैं भी अभी बताऊंगा, इसका कुछ प्रैक्टिकल यूनिट है डिस्टेंस की। तो अगर 100 ईयर से कम हो तो समझ लो वो नियर स्टार, और उससे ज़्यादा हो तो फार स्टार हो। चलिए, तो हम एक यहाँ पर ले लेते हैं नियर स्टार, ये मान लीजिए हम इसको N कहते हैं, नियर स्टार। अब क्या करें, अब क्या इसको भी ऐसे ही पैरेलैक्स मेथड का यूज़ दो अलग अलग डिस्टेंस से कर देखें, लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा करने से हम इसको नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये प्लैनेट से बहुत दूर होता है और ऐसे में जो एंगल बनता है पैरालैक्टिक एंगल वो बहुत ही कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है और उसकी कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम डिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं। तो कितना डिस्टेंस को बढ़ाएं, डिस्टेंस तो हमारे पास बहुत है अर्थ के ऊपर, हम बहुत दूर जा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा है देखने में। लेकिन जब हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स यानी इन हेवनली बॉडीज़ की बात करते हैं तो डिस्टेंस बहुत कम होती है इस कंपैरेटिवली, तो हमें उससे भी ज़्यादा जाना पड़ेगा। तो हम क्या करें, अर्थ छोटा पड़ जाएगा, ज़मीन छोटी पड़ जाएगी हमारे लिए, कहने का मतलब ये है। तो ज़मीन छोटी का मतलब क्या करें हम, तो इससे तो कहीं और दूसरे प्लैनेट पर जाकर तो उसको नापेंगे नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे ये देखिए आप, हमें पता है कि हम जो अर्थ होती है वो रोटेट करती है सन के चारों तरफ, यानी ये अर्थ है तो अर्थ से ये इस तरह से घूमते हुए आती है। तो अर्थ किसी पॉइंट पर मान लीजिए यहाँ पर होगी तो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर यहाँ हो जाएगी अर्थ, ठीक है। यानी अगर यहाँ पर ये पॉइंट ए पर है तो बी पॉइंट पर आने में कितना टाइम लगेगा, उसको 6 महीने लगेंगे। तो इसी तरह से हमें ये काम करना पड़ेगा, इट टेक्स सम टाइम। यानी सन के चारों तरफ जब घूम रहे हैं तो एक पोजीशन हमने ये ली
और यहाँ से इसको मून को ऑब्जर्व किया। 6 महीने के बाद जब दूसरे एंड पर पहुँचे तो यहाँ पर लिया, तो हमारा काम हो गया। जो हमें डिस्टेंस चाहिए थी, लार्ज डिस्टेंस, वो हमें मिल गई। तो इस तरह से हम 2 एंड लेकर, है ना, इसके ऑर्बिट के 2 अपोजिट एंड पर हम डिस्टेंस लेते हैं और ये हमारे पास वैल्यू हमारे पास क्या कहते हैं हमारे रिकॉर्ड में है, यानी इसको निकाला जा चुका है। बस ये अगर आप उसको ज्वाइन कर देंगे तो काम अब पैरेलैक्स वाला ही हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके पीछे बैकग्राउंड बनाने के लिए हमें इससे भी बड़े स्टार की, यानी इससे भी दूर वाले स्टार की बात करनी होगी और हम उसकी लेने के लिए हमें एक फार स्टार लेना पड़ेगा। तो उस बैकग्राउंड के लिए हमें इसकी पैरेलल, यानी इसकी पैरेलल लाइन में हमें वो दिखाई देगा इसकी लाइन ऑफ साइट पर। तो यहाँ हमारा फार स्टार होगा इस तरह से, और जब हम इसको देखेंगे इंस्ट्रूमेंट में तो हम इस एंगल को लिख सकते हैं। ये सपोज एंगल थीटा हो गया, ये सपोज एंगल थीटा 2 हो गया। तो ये जो होगा सम हो जाएगा दोनों का, थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, ये अपोजिट एंगल हो जाएंगे, थीटा 1 ये थीटा 1 हो जाएगा, ये थीटा 2 हो जाएगा। तो ये एंगल हमें मिल जाएगा। ये वाली जो वैल्यू होगी ये हमारे पास होगी। तो हम इस डिस्टेंस को, इस बार हम इसको डी बोल देते हैं, और ये ए बी इसकी लेंथ हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल आ रहा है थीटा विच इज़ इक्वल टू आर, आर्क यहाँ पर क्या है ए बी, और ये 20 वाली डिस्टेंस है जो हमें निकालनी है वो डी होगी। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू है डी, द डिस्टेंस बिटवीन ऑन द अर्थ एंड नियर बाई स्टार, वो डी है, वो आ जाएगी। और वो क्या आएगी, ए बी अपॉन थीटा। बस इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। ये पैरेलैक्स मेथड से आया, और प्लस सर्कुलर सिस्टम का जो हमारा नॉलेज था एंगल का, हमने दोनों का यूज़ करके ये एक फार्मूला निकाला, और पीछे भी हमने ऐसा किया। ठीक है भाई, यहाँ ये ध्यान रखना है कि थीटा जो होता है इसमें किस में होता है, इन रेडियन होता है। इस रेडियन की वैल्यू का हम यूज़ करेंगे। तो ये तरीका था हमारा डिस्टेंस ऑफ नियर बाय स्टार निकालने का। चलिए इसको आप नोट कर लें। अब मैं कुछ आपको प्रैक्टिकल यूनिट्स लिखवाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हमारा मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस हो गया। तो पहले कुछ आपको यूनिट लिखवाता हूँ, फिर हम एक पार्ट करेंगे जिसमें हम मॉलिक्यूल्स के साइज़ को स्टडी करेंगे कि कैसे हम एक मॉलिक्यूल के साइज़ को भी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पैरेलैक्स मेथड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, और सबसे पहले ये हमारा एग्जांपल है एनसीईआरटी का, इसको हम कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम पहले पढ़ लें। ठीक है, ये हमारा सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट का ही एग्जांपल है, और एग्जांपल नंबर 2। इसमें क्या पूछ रहा है, वो किस तरह से पैरेलैक्स मेथड का यूज़ होगा, देखते हैं। उसको पहले पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आपको देखने में जितना बड़ा लग रहा है उतना ही इसका आंसर भी बहुत छोटा है। सिर्फ आपको ज़रूरत है कि पैरेलैक्स मेथड की अंडरस्टैंडिंग, जो मैं आपको कंसेप्ट में पिछली वीडियो में करा चुका हूँ। तो मैन विशेज़ टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ अ नियर बाई टावर। उसके एक आदमी के नज़दीक कोई टावर है, उसकी वो डिस्टेंस को मेज़र करना चाहता है, एस्टिमेट करना चाहता है। ये तो हमें पता चल गया। फ्रॉम हिम ही स्टैंड्स एट अ पॉइंट ए इन फ्रंट ऑफ टावर सी एंड स्पॉट्स अ वेरी डिस्टेंट स्टार ओ इन लाइन विथ ए सी। तो ए के ऊपर वो खुद है और सी के ऊपर स्टार है, और ओ एक डिस्टेंट यानी बहुत दूर का स्टार है जिसको लाइन ऑफ साइट में देखता है। यानी एक ही लाइन में दोनों दिखाई देते हैं, टावर भी और वो डिस्टेंट स्टार भी। ही देन वॉक्स परपेंडिकुलर टू ए सी अप टू बी। फिर वो एक बी पॉइंट से जाता है, ए से चलकर बी तक जाता है, ताकि जो ए सी है उसके परपेंडिकुलर लाइन बनती है ए बी। अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर होती है ये डिस्टेंस ए से बी, एंड लुक्स एट ओ एंड सी अगेन। और बी पर जाकर फिर वो सी और ओ को देखता है अगेन, क्योंकि ओ इज़ अ वेरी डिस्टेंट स्टार, है ना। तो द डायरेक्शन बी ओ इज़ प्रैक्टिकली द सेम एज ए ओ, बट ही फाइंड्स लाइन ऑफ साइट ऑफ सी शिफ्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट। यानी ये एक पैरेलैक्स हो गया वहाँ पर बाय एन एंगल थीटा विच इज़ 40 डिग्री। एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द टावर सी फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजिशन। इसको मैं अगर डायग्राम बनाऊं तो ज़्यादा इतना बड़ा जो लिखा हुआ है उसको डायग्राम से समझ लेते हैं तो बड़ी आसानी से सारी बात समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर ये एक ही जगह पर, ये अगर यहाँ पर कोई आदमी खड़ा हुआ है और उसको टावर सी यहाँ पर देखना है, ठीक है, तो एक डिस्टेंस स्टार को देखता है जो, और उस तरह से देखेगा कि सी और ओ, यानी ओ इज़ अ स्टार, वो एक ही लाइन में दिखाई देंगे, उनकी लाइन ऑफ साइट सेम होगी। सपोज़ यहाँ पर हम देख रहे हैं इस डायरेक्शन में देखता है तो ओ भी दिखाई देता है और टावर सी भी दिखाई देता है। तो ये आपका टावर हो गया, ठीक है, और ये आपका एक मैन हो गया जो पॉइंट ए पर है। उसके बाद ये ए सी के परपेंडिकुलर चलता है और बी तक जाता है, बी पर पहुंच गया
और यहाँ से यहाँ तक जो इसकी डिस्टेंस होती है वो होती है 100 मीटर। अब वो ओ को और सी को दोबारा देखता है। तो जब वो ओ को देखता है तो ओ क्योंकि डिस्टेंट है, बहुत दूर है, तो बहुत दूर के लिए इसकी लाइन ऑफ साइट में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, यानी जितनी ये परपेंडिकुलर बना रही है तो एक लाइन ऑफ साइट इसको ओ की तरफ देखने पर वो लाइन भी ऐसे ही दिखाई देगी। दूर की चीज़ों के लिए ये लाइन ऑफ साइट पैरेलल होती है। अगर हम जैसे मून को देखते हैं तो यहाँ से देखें या कहीं और से देखें तो वो एक प्रैक्टिकली दोनों लाइन हम पैरेलल ही समझ सकते हैं, उसको ऐसा मान सकते हैं। तो इनकी लाइन ऑफ साइट में तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब वो बी से सी को देखता है तो देखता है कि लाइन ऑफ साइट इसकी जो ये थी अब वो शिफ्ट हो गई, इस तरह से आ गई। तो ये लाइन ऑफ साइट इस तरह से आएगी, यानी शिफ्ट कितनी हुई है, एंगुलर शिफ्ट उसका हो गया 40 डिग्री बस। अब वो इसकी जो डिस्टेंस है ए से लेके सी तक, जो कि टावर की डिस्टेंस है, वो हमें मालूम करनी है। बस ये कहानी है जारी जो इतनी बड़ी इसमें लिखी हुई है पैराग्राफ में, ठीक है। तो इसमें हमें निकालना क्या है, ये ए सी निकालना है। और अब हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन करें तो आप देखते हो यहाँ पर राइट ट्रायंगल बनेगा, राइट ट्रायंगल ए बी सी, है ना। इसके अंदर हमें जो चीज़ निकालनी है वो है ए सी और डिवाइडेड बाय ए बी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, विच इज़ दिस इज़, और अगर ये एंगल ले रहे हैं आप, ठीक है, और ए सी ये लिया आपने और ये लिया ए बी, तो हम इसको परपेंडिकुलर कहेंगे और इसको बेस कहेंगे इन दैट केस। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए कि दिस इज़ ए बी, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। ये हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा कितना है 40 डिग्री, दिस इज 40 डिग्री। हमें निकालना है ए सी, तो ए सी यहाँ से हो जाएगा ए बी अपॉन tan 40 डिग्री। 40 डिग्री कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, अगर इसकी वैल्यू दी हो तो आप 40 डिग्री की वैल्यू डालकर इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये बात थी इतनी सी, ये क्वेश्चन था जो बहुत बड़ा था और ये इसका छोटा सा आंसर था। दिस इज हाउ वी हैव डू दिस क्वेश्चन। आपका है एग्जाम्पल है हमारी एनसीईआरटी का ही 2.3, और इसमें भी पैरेलक्स मेथड का यूज़ किया जाएगा। इसमें पूछा क्या गया है, द मून इज़ ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली opposite points A and B on earth. The angle theta subtended at the moon by the two directions of observation is 1 degree and 54, this is minute. 1 degree and 54 minutes का एंगल बनता है मून पर। Given the diameter of the earth to be this, the numbers are given, जो आपका डेटा है वो ये given है यहाँ पर, ठीक है। The compute the distance of the moon from the earth. तो मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस वी कैन कैलकुलेट बाय द हेल्प ऑफ पैरेलक्स मेथड एंड फॉर दिस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो इसको, इसी क्वेश्चन को अगर हम समझें तो दिस इज सपोज मून एंड वी आर ऑब्जर्विंग दिस मून फ्रॉम 2 पोजिशन ऑन अर्थ। सपोज दीज आर 2 पोजिशन, वन इज A and other is B. These 2 positions are on earth. Suppose this position is A and this position is B. Now the angle which is made on the moon, which is they call the parallax, okay, this is 1 degree and 54 minute, and the distance between these 2 points on the earth is also given, because these are 2 diametrically opposite ends. It means that this is like, if our earth is like that, like this, then these are 2 opposite ends of this earth, okay। तो इसके 2 opposite end से आप देखते हैं मून पर तो एक एंगल बनता है which is 1 degree and 54 minutes. We need to calculate what is the distance between moon and the earth, which is this distance d. तो पैरेलक्स मेथड के अकॉर्डिंग और हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, किस तरह से होगा देखें। Now we know that the angle is equal to arc radius, arc length divided by radius. Here radius is nothing but the diameter of the earth, okay. So here this is the diameter of the earth, is this, means we say that theta is equal to 1 degree and 54 minutes. Here I have already told you that you need to remember some values, और वो वैल्यूज़ मैं करा भी चुका हूँ कि 1 सेकंड कितने रेडियन के बराबर होता है, ये हमें निकालना ज़रूरी है।
तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। तो हम इसको सेकंड तक यानी सबसे छोटे एंगल में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट होंगे? 60 प्लस 54 हो जाएगा 144 मिनट्स हो जाएंगे। और इसको अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएंगे सेकंड्स। और सेकंड्स को अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, दिस इज़ 114 इंटू 60, और 60 को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास वैल्यू होती है 4.85 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, ये कुछ कैलकुलेशंस हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। इसका जो वैल्यू आती है 3.32 इंटू 10⁻⁻² रेडियन आएगी। ये आपकी एंगल की वैल्यू आएगी जिसको आपको रेडियन में निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मूले में हम एंगल रेडियन में ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर जो रेडियस है जो हमें चाहिए, इट इज़ नथिंग बट दिस इज़ AB, और दिस वैल्यू इज़ गिवन विच इज़ 1.276 इंटू 10 की पावर 7 मीटर। तो आप इसमें वैल्यूज़ रख सकते हैं। दिस इज़ थीटा, दिस इज़ आर्क लेंथ, दिस इज़ AB, and this is D, which is the required value. So D can be calculated as AB upon theta. So AB is given 1.276 into 10 की power 7 and divided by angle in radian, which is 3.32 into 10 की power -2. When you calculate it, you will get the value 3.84 into 10 की power 8. This is meter. This is your answer. Student, example 2.4, इसमें क्या हमें बताना है? The sun's diameter is measured to be 1920 second. Diameter is given in angle, it means it is an angular diameter. The distance or D of the sun from the earth is 1.496 into 10 की power 11, and this distance is also called astronomical unit. This is the value of astronomical unit also. So what is the diameter of the sun? That diameter is given and diameter is asked. This diameter is angular diameter and this diameter is linear diameter, which is asked. So this is how we can do this type of question. First of all, you need to understand by diagram that if this is the sun and if it makes some angle on our eyes, which is given is alpha, and this is the diameter of this sun. Okay, this is sun and this is some point on earth. Okay. So this is the distance we need to, which is given, which is called the astronomical unit, the distance between sun and earth. You can take this value or you can take this value. This is the 1 AU, which is 1 AU. This is alpha, which is given 1920 second. You have alpha, we need to calculate this linear diameter, and this is called angular diameter. So according to our circular system, the angle alpha, if we go to the solution of this question now, it is very easy. Then theta is called arc, which is the D, and this radius here is capital D. So you can calculate, this is D, which is equal to D into theta. You can write it as also linear diameter. Linear diameter is equal to distance into angular diameter. Angular diameter. So angular diameter is given here. So angular diameter is 1920 second. Now we need to put the values in radian. So to convert it into radian, we have to multiply this number with 4.85 into 10⁻⁻6 radian. So this number you better to remember so that you can do your calculation fast. Okay,
So you have to put these values. So then the distance is given. The distance d is a distance which is given 1.496 into 10 raised to the power 11 meter. Just put all the values. The value of distance, which is 1.496 into 10 raised to the power 11, into the angular diameter, which is 1920 into 4.85 10 raised to the power minus 6. When you calculate all these values, the answer would be 1.39 into 10 raised to the power 8 meter.